अक्सर लोगों की नाक बंद रहती है या उनकी नाक बहती रहती है। मतलब एलर्जी आपके अंदर सूजन आ जाए वो एलर्जिक राइनाइटिस है। ये इसमें 2-3 लक्षण होते हैं। आप एकदम से खूब चीखें, जुकाम या नाक से पानी चलना। 100 में से 20 लोग इसका शिकार रहते हैं। क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है? तो इसका इलाज 100% आयुर्वेद और होम्योपैथी से संभव है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे सीजनल जुकाम की, मतलब कि जो अक्सर लोगों की नाक बंद रहती है या उनकी नाक बहती रहती है या उनको छींकें आती रहती है। इस विषय पे आज हम बात करेंगे। तो ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है? जी, राइनाइटिस बोलते हैं इसको। एलर्जी का मतलब एलर्जी राइनाइटिस होता है। नाक के अंदर सूजन आ जाए की वजह से वो एलर्जिक राइनाइटिस है। और ये डिपेंड करता है कि आपको किस एलर्जन से एलर्जन बोलते हैं उस पदार्थ को जो एलर्जी करते हैं। तो 226 एलर्जन नोन हैं अभी तक जो एलर्जी कर सकते हैं, और करीब 75 एलर्जन ऐसे हैं जो कॉमन है, जो आम गिने आते हैं रोजाना में। उसमें अगर कोई ऐसा एलर्जन है जो हमेशा रहता है, जैसे डस्ट है या जैसे कोई पेट एनिमल है, कुत्ता है, उसके फर, उसके बालों से अगर आपको एलर्जी है, तो ऐसी चीजें वो उनको सारा साल सिम्टम मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे हैं जो जिन्हें पॉलन का सीजन होता है, या तो अगस्त सितंबर में होगा या मार्च अप्रैल में, जब भी सीजन बदलता है, जब भी चेंज ऑफ सीजन आता है, ऑटम एंड स्प्रिंग दोनों वक्त, ऑटम एज वेल एज स्प्रिंग, तो तब सीजन होता है। उस वक्त अगर वो सीजनल है, वरना भी रह सकती है। इसमें 2-3 लक्षण होते हैं। आपने पूछा मेरे से लक्षण क्या है। लक्षण होता है छींकें आना, और एकदम से खूब छींकें आना, जुकाम या नाक से पानी चलना, आंखों से पानी चलना, नाक इसमें खुजली होना, इरिटेशन होना, नाक बंद रहना, ये सारे इसके सिम्टम हैं। जब ऐसा हो जाता है तो किन चीजों से परहेज करना चाहिए? तो जब आपको परहेज से पहले मैं आपको बताता हूँ, एलर्जी को परिवार वाले या मरीज भी कई बार इसको सीरियसली लेते नहीं हैं। हमें ये समझिए कि जो नाक की एलर्जी है वो डायबिटीज और हार्ट की बीमारी बराबर परेशानी करती है। ये आपके अगर लाइफ में है तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करे। सारा साल आप ठीक हैं, जब सीजनल, अगर आपके एग्जाम के दिनों में आपको सीजनल एलर्जी आ गई, एग्जाम आप इतनी बुरी हालत में हो जाते हैं कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे अच्छे से, तो आपके रिजल्ट को इम्पेयर करेगा। अगर आप कोई वाइटल इंटरव्यू है आपका, तो भी आप परेशानी में डल सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन है आपका, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो भी हर प्रोफेशन में इससे परेशानी आ सकती है। और 100 में से 20 लोग इसका शिकार रहते हैं। तो इसमें परहेज कई हैं। इसमें सबसे पहले हम इसको पहले उसके देख लें कि होता कैसे है। इसकी पहचान मैंने आपको बता दी। अगर सारा साल है या सीजन, हर सीजन डेट फिक्स होगी कि 15 अगस्त को ही आएगा आपके एरिया में, जहाँ पॉलन जिस पेड़ का बनते हैं वो अगर 15 अगस्त है तो 15 अगस्त आएगा। अगर 20 अप्रैल को आने तो 20 अप्रैल के आसपास ही आएंगे। तो आपको भी समझ आ जाती है, आपके डॉक्टर को भी समझ आती है। हालांकि उसकी कंफर्मेशन के लिए हमारे ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल्स में एक सेल होते हैं इओसिनोफिल्स, तो टोटल एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट AEC वो बढ़ जाता है। वो बढ़ा हुआ मिलता है तो हमें पता लग जाता है कि वो एलर्जी है। ये और टेस्ट आता है, उसको प्रिक टेस्ट बोलते हैं। बॉडी में छोटे छोटे या पेट में या हाथों पे प्रिक करके तो एलर्जन है तो उनको हम प्रिक करते हैं और हम आपको दे देते हैं एलर्जी टेस्ट। तो आपको पता लग जाता है कि आपको किन किन चीजों से एलर्जी। तो सबसे पहले हम एलर्जी राइनाइटिस के मरीज को बोलते हैं परमानेंट डायरी लगा। तो उस डायरी में जब आपको छींकें लगे
तो आपने नोट करना है उस वक़्त क्या कर रहे थे, उससे 1 दिन पहले या उससे 2 घंटे पहले खाया, ताकि हम उनके कारणों को, एलर्जेंस को, फैक्टर्स को पकड़ सकें। दूसरा, अगर आपकी एलर्जी है, तो नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो सेंसिटिव हो जाती है। सेंसिटिव हो जाती है तो अगरबत्ती से भी आपको एलर्जी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंसेस से हो सकती है, तो स्मेल से हो सकती है, कहीं तेज स्मेल हो, या एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, गर्म। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब है बाथरूम से निकले और एकदम एसी में आ गया, एक तरफ गीजर के गर्म पानी से नहाए या दूसरी तरफ, तो बॉडी उसको कोप अप नहीं कर पाती। आपको एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से दूर रहना है, आपको अगरबत्ती से दूर रहना है, आपको स्मेल पर दूर रहना है, और आपको ये सारे सिम्टम्स आपने इस तरह से परहेज करके अपने आप को बचाना है। जी बन क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है? देखिए, इसका इलाज हम एक एक करके इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में भी बड़े अच्छे इलाज हैं। मॉडर्न मेडिसिन में इसकी एंटी हिस्टामिन नेजल स्प्रे आता है, जो एंटी एलर्जिक होता है, वो नेजल स्प्रे आता है। कुछ एंटी एलर्जिक टेबलेट्स हैं, और कॉर्टिकोस्टीरॉइड, स्टीरॉइड बेस्ड नेजल स्प्रेज हैं। तो डिपेंड करता है कितनी तकलीफ है, उसके हिसाब से वो लोग मॉडर्न मेडिसिन वाले इसका इलाज करते हैं। या इसकी कॉम्प्लिकेशंस, कई बार नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, कई बार नाक के अंदर निकल आते हैं, या कई बार इस लगातार जुकाम रहने की वजह से रेशा हमारे साइनसेस में फंस जाता है। तो उसको हम एक्सरे, पीएनएस, वाटर व्यू करके देख लेते हैं कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर वो 2/3 से ज़्यादा है तो एंट्रल वॉश, एक छोटी सी सर्जरी होती है, उसको निकालना पड़ता है सर्जरी से। तो ये एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन का इलाज है। होम्योपैथिक और आयुर्वेद हमेशा से, आयुर्वेद में वात पित्त का थोड़ी है, इसमें कफ प्रवृत्ति आती है, तो इसका इलाज 100% आयुर्वेद और होम्योपैथी से संभव है। होम्योपैथी में इसमें वाइटैलिटी, हम सिम्टम्स भी लेते हैं और मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देके इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। एक दवाई एथिक 30, एकोनाइट 30, ये हमेशा हर इसका एलर्जी का मरीज अपनी जेब में रखे। ये पहले घंटे की दवाई है, इमरजेंसी मेडिसिन है। जब आपको लगे कि ट्रिगर होने लगा है, आप 2 बूंदें अपनी जीभ पर डाल लीजिए। आप लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर अंदर डाल लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक। इसी तरह एक कॉमन मेडिसिन है एलियम सीपा। एलियम सीपा, किसी भी तरह का जुकाम लगे, आप इमीडिएटली दिन 1-1 घंटे बाद 8-10 बार ले लें, इमीडिएटली ठीक हो जाए। बाकी सेबाइना, आर्सेनिक एल्बम, नेट्रम्यूर, ट्यूबरकुलिनम, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपनी एलर्जी को बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन इसमें ये बार-बार आने वाली बीमारी है। और एक बात और, जितने एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज हैं, अगर वो इसको इग्नोर करते हैं, तो अल्टीमेटली वो दमे का शिकार हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है। और जितने लोगों को अस्थमा है, उनमें से 70% लोगों को नाक की एलर्जी पहले होती है। नेजो ब्रोंकियल एलर्जी, अस्थमा से पहली स्टेज है नेजो ब्रोंकियल एलर्जी। नाक, नाक ब्रोंकियोल्स हैं फेफड़े की ब्रांचेस। एंड ब्रोंकियल एलर्जी बहुत कॉमन है। तो अपने नाक की एलर्जी को में नहीं लेना चाहिए, हल्के में लेने की बजाय इसको सीरियसली, मैंने आपको बताया कि हार्ट की बीमारी और डायबिटीज जितना तंग करते हैं, उनको हम बहुत सी लेते हैं, डॉक्टर्स भी उसको सीरियसली लेते हैं। एलर्जी को कहते कोई बात नहीं, एलर्जी अल्लाह की मर्जी है, चली जाएगी। तो एलर्जी अल्लाह की मर्जी नहीं है भाई, एलर्जी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एलर्जी को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो सकती है। और इतनी परेशानी क्यों सहें जो चीज़ ठीक हो सकती है। जब ये एलर्जी हो जाती है तो क्या इसको घरेलू तरीके से भी ठीक किया जा सकता है? जी वंदना जी, बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं उस तरह की। देखिए, एक फार्मूला है विक्स, हर आदमी ने कभी ना कभी लगाई होगी या सूंघी होगी। तो विक्स के अंदर 99% यूकलिप्टस होता है। यूकलिप्टस बेदा, जो लंबे जी। पेड़ लगे हैं और अमूमन हर स्कूल में लगे होते हैं, हर स्कूल की बाउंड्री वॉल के साथ लंबे सफेदे के पेड़ होते हैं। तो आपने उसके 8 या 10 पत्ते लेने हैं। उन पत्तों को या तो चाय में डाल लें, जैसे तुलसी डालते हैं, चाय में डाल लें, या सफेदे के पत्तों का, तुलसी का और काली मिर्चों का, इनका काढ़ा बना के पी लें, या चाय में इनको डालें। ये
सबसे शानदार दवाई। और स्टीमर, हर अस्पताल में नाक के मरीज को, अस्थमा के मरीज को स्टीम इनहेलेशन दी जाती है, स्टीम सुंघाई जाती है, या आजकल नेबुलाइजर का प्रयोग होता है। नेबुलाइजर में कंसंट्रेटेड मेडिसिन आती है जो हम नाक और फेफड़ों को देते हैं। तो स्टीम, आप स्टीमर घर में रख सकते हैं, और सफेदे के वही जो मैंने 7, 8, 10 पत्ते बोले, 10 पत्तों को आप पानी में डालिए और उसकी स्टीम ले लीजिए। आपको जितना मर्जी जुकाम हो, विद इन मिनट्स ये ठीक हो जाएगा। और एक आसान तरीका बता देता हूँ, स्टीमर हर घर में नहीं होता, प्रेशर कुकर हर घर में होता है। तो अपने प्रेशर कुकर में पानी डालिए, पत्ते डालिए, कुकर बंद कर दीजिए। जब उसकी सीटी, उसको चला दीजिए। जब उसकी सीटी तैयार हो जाए तो सीटी उतार दीजिए, ऊपर से सीटी उतार के एक 1 फुट लगा दीजिए, पेट्रोल पाइप जैसे होती है, रबड़ की ट्यूब, कोई भी पाइप, पानी वाली पाइप, 1 फुट की ट्यूब लगा दीजिए और उस ट्यूब को अपने नाक के पास लाके उसकी स्टीम लें। ये शानदार तरीका है, आपके गाइडेड। लोग स्टीम लेने से इसलिए परेशान होते हैं, सिर ढकना पड़ता है, तो मुंह से ढक, अपने फेस पे आप तौलिया ले लें और नाक के पास पाइप ले आए और सिर्फ इस तरीके लें सफेदे के पत्तों की, और आप उससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। क्या इसमें तुलसी के पत्ते भी डाले जा सकते हैं? हाँ, तुलसी के पत्ते नाक की स्टीम में नहीं हम डालेंगे, तुलसी के पत्ते जब काढ़ा बनाएंगे तब डालेंगे। तो तुलसी के पत्ते, काली मिर्चें और सफेदे के पत्ते। हाँ, सफेदे के पत्तों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो सफेदों के पत्तों के काढ़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये वर्ड ऑफ कॉशन है। जब ये भाप लेते हैं यूकलिप्टस के पत्तों की, तो उससे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा? नहीं, उससे नहीं बढ़ेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर पहले, भाप से नहीं बढ़ता, भाप से नहीं बढ़ता, काढ़ा नहीं ले सकते। और अगर आपका पहले से ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो भी आप अगर पत्तों का काढ़ा भी पीते हैं तो भी नहीं बढ़ेगा। एक बात और, इसमें कई और नुस्खे हैं। कानों में आप रुई डाल के रखें, शाम को 7 बजे कानों में रुई डाल लें और सुबह 10 बजे उतारें। कानों में रुई डालना और सिर पे टोपी पहनना, ये एक ही बात है। साउथ इंडिया में सभी लोग, उनको ठंड ज्यादा लगती है, उन्होंने, वहां गर्मी रहती है अमूमन, तो वो कानों में रुई डाल के रखते हैं। तो अगर आप सर्दियों में कानों में रुई डाल लेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। आपको ड्राफ्ट अगर ठंड का आएगा तो आपको तंग नहीं करेगा। इसी तरह बच्चों को बहुत ज्यादा जुकाम है तो बच्चों को या पैर या सिर, दोनों में से एक जरूर ढके होने चाहिए हमेशा। और एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से बचना है, प्राणायाम करना है, नाक की एक्सरसाइज, लंबा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम जब सांस लेते हैं तो अपनी लंग्स की कैपेसिटी का 10 या 20% इस्तेमाल करते हैं। हम लंबा सांस ले ही नहीं पाते। लंबा सांस लेंगे, लंग्स को पूरा इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन पूरी अंदर जाएगी, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारी प्रिकॉशंस आप लें। एक, कानों में रुई डालें शाम से लेकर सुबह तक, सिर पे टोपी पहने, पैरों में जुराबें रखें, क्योंकि ये छींके जो हैं, बहुत सारे मरीजों को क्या होता है, जैसे ही वो सुबह सो के एकदम से छींके शुरू हो जाते हैं। उसको बचाने का यही इलाज है कि आप सिर ढक के सोएं, कानों में रुई डालें मोटी मोटी, कानों में जुराब, या तीनों कर लें। और सुबह जब सोते हैं तो नंगे पैर, फर्श ठंडे पे पैर मत रखें। ये मरीज गर्म और सर्द ये बर्दाश्त नहीं। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर से बचेंगे तो आप अपना ट्रिगर फैक्टर बचा लेंगे। अगर आपको पता कहीं अगरबत्ती जल रही है, उस कमरे में मत जाइए। या एक बात और, हम अपने नाक में कोई भी थिकनेस वाला ऑयल लगा लें, या ऑलिव ऑयल या बादाम रोगन, इनमें से कोई मोटा तेल या टी ट्री ऑयल, तीनों में से कोई ऑयल नाक के अंदर अप्लाई कर लें और हर 8 घंटे बाद उसको फिर से लगा लें। तो जितने एलर्जेंस हैं वो नाक में 24 घंटे होते हैं, हर 8 घंटे बाद फिर से ऑयल लगा लेते हैं, ताकि वो अपना काम कर, वो एप्लीकेशन आपके एलर्जेंस को रोक लेगी। एक, घर के बाहर का गेट बंद हो जाएगा तो आप आसानी से एलर्जन से बच पाएंगे। तो ये आपका डिजीज कंट्रोल में रहेगी जब तक आप इलाज लें। साल, 1.5 साल, 2 साल लगेंगे, क्योंकि ये आपकी डीप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। उसको तब तक ठीक होने तक ये घर के साथ में करें और बिल्कुल आप स्वस्थ हैं। अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो उसे क्या खाना पीना चाहिए ज्यादा, जिससे कि एलर्जी ना हो, या क्या खाना पीना नहीं चाहिए?
देखिए विटामिन सी एज ओल्ड है, में हमें 1 ग्राम 1000 mg ये लेना है। वैसे तो बाजार में गोलियां मिलती हैं सेलिन के नाम से, सेलिन सबसी 500 mg, लेकिन कोशिश हम करें कि हम नेचुरल सोर्सेस से विटामिन सी लें। नेचुरल सोर्सेस किन्नू, संतरा, मौसमी, तरबूज, आंवला, इन सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। तो हम अच्छी क्वांटिटी इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि फ्रूट्स विद पल्प लें, या अगर जूस भी निकालना है तो पल्प साथ में, उसका गुदा फेंके ना, उसको भी लें साथ में। तो पूरा ये विटामिन सी अगर हम लेते हैं तो डाइट, बाकी तो डाइट पे देखिए जितना जो हर डब्बे बंद बंद और हरी सब्जियां, में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा है। इन सूप या जूस आप लें साथ में, ये डाइट भी फायदेमंद। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी जिसके जरिए हम एलर्जी से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नमस्कार। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।